नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको देश के आपराधिक कानून के बारे में जानकारी देंगे। हम आपको सीआरपीसी और आईपीसी के बारे में बुनियादी जानकारी देंगे। भारतीय दंड संहिता या आईपीसी भारत का आधिकारिक आपराधिक कोड है। आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं या सेक्शन और 23 चैप्टर्स हैं, यानी 23 अध्यायों में बटा हुआ है। 1834 में पहला विधि आयोग बनाया गया था और इसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकॉल थे। इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था और 6 अक्टूबर 1860 में ये कानून संसद में पास हुआ और 1862 में ये पूरी तरह से लागू किया गया था। और विश्व का सबसे बड़ा दांडिक संग्रह यानी कि आईपीसी से बड़ा देश में और कोई भी दांडिक कानून नहीं है, इसीलिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। भारतीय दंड संहिता या आईपीसी भारत की मुख्य आपराधिक कोड है और इस संहिता में भारतीय संविधान की विभिन्न आपराधिक धाराओं और उनकी सजा का उल्लेख किया गया है। आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत में एक ही तरह का कानून को लागू किया जा सके ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो। आईपीसी कानून अपराधों के बारे में बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए क्या सजा होगी और जुर्माने की भी जानकारी देता है। सीआरपीसी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। ये कानून सन 1973 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था। किसी भी प्रकार के अपराध होने के बाद 2 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं जिसे पुलिस किसी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ितों के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता को मशीनरी के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है जो मुख्य आपराधिक कानून आईपीसी के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। आपराधिक कानून की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्या सागर जी। सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू वक्ता, प्लीज वेलकम। आपको आपराधिक कानून से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आपको एक बार विषय फिर से बता देते हैं कि आपराधिक कानून से जुड़ी जानकारी आप ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं और हमारे फोन नंबर्स हैं 01206127 और दूसरा है 61279338। सागर जी, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय आपराधिक कानून प्रणाली के मुख्य स्रोत क्या हैं और किस पर आपराधिक कानून आधारित है। ओके वक्ता, मेन सोर्स ऑफ दिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये है हमको आजादी का आने के पहले जी बहुत सालों ये ब्रिटिश लोग ने हमारे को रूलिंग किया था। फिर वो ब्रिटिश का जो कानून है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया। वो है मेन सोर्स। जो एक पर्पस होता है, ये वॉट एवर द कोर्ट पनिश द एक्यूज्ड, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी एक रूल ऑफ लॉ का बेस्ड होना चाहिए ना जी। इसी के लिए ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एवॉल्व हो गया। और मेन पर्पस ऑफ दिस पनिशमेंट इज दैट रिफॉर्मेशन ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन। उनको रिफॉर्म होना चाहिए। जेल में बैठता है तो मैं क्यों जेल में बैठा, ऐसा नहीं करना चाहिए करके उनको रिफॉर्म होना चाहिए। दैट इज द मेन सोर्स एंड पर्पस। जी, सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता क्या है, इसे क्यों लागू किया गया? In the criminal justice system, you have mainly 2 laws. One is Indian Penal Code, the another one is
Criminal Procedure Code. In Indian Penal Code, you have around 23 chapters and 511 sections. And this IPC is having a very long history of around 200 years back. In something around 830, the then Governor General of India appointed one law commission, and it was chaired by Mr. Thomas Macaulay. He was the chairperson of that law commission, and he drafted the Indian Penal Code around 1832 or sometime like that. Then he prepared the draft bill by 1834 or 35. कम से कम 200 साल के पुराना है. प्रेपरेशन के बाद इसको फाइनल करने के लिए कम से कम 10-15 साल लग गए. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. ये हो सकता है उन लोगों का दिन में ये पुलिस स्टेशन है, कानून की क्रिमिनल ऑफेंसेस की कोई जरूरत नहीं पड़ा होगा उन लोगों के दिन में 200 साल पुराना. इसी के लिए फाइनल करना मेरे ख्याल से बहुत लेट हो गया, 10-15 साल हो गया. इसके बाद अल्टीमेटली इन 1860 it was enacted as a law. That was the background of the IPC. In the same way, you are having CRPC also. In the CRPC also, you are having 484 sections. And all that is the procedural law. So because somebody has to be punished means it has to be done through some procedural laws as per our constitutional rights. So CRPC was enacted for that purpose, to establish some procedure before the courts. And both are very beautiful laws without any doubt, comparing it anywhere in the world. These are very wonderful statutes, both the statutes, CRPC and IPC also. Sagar ji, and most interesting thing that you should also appreciate that Thomas Macaulay, he was a big campaigner for the free press and also against the slavery. These two things are his main objects in 200 years back, not now. बिल्कुल. He was in the free press. सागर जी, सीआरपीसी या आपराधिक संहिता के तहत जांच की प्रक्रिया क्या है? I mean, what is the procedure of investigation under criminal procedure code? Investigation procedures, these are all procedural aspects. Sections 154 of CRPC, it all starts. And mostly this investigation ends at 173 of CRPC. If any person is informed to the police about any offense, then they first of all they have to make one daily entry under section 154 of CRPC. Then they will start immediately to the spot, and he should start investigation then and there itself, and he should collect some evidence. He should examine the witness, and after collecting the evidence, then he will file a report in the court under 173 of CRPC. That report may be called as a charge sheet. Most of the cases they file charge sheet, and in some cases, if there is no evidence, they may file a closure report also. That is the investigation procedure and sections. So those are the sections 154 to 173 of CRPC. जी. That is regarding the investigation. जी बिल्कुल. क्या है नजरबंदी से जुड़े नियम? I mean related to detention. This detention and all the things I think dealt by CRPC section 57. There, if any accused is arrested, then he has to be produced before the court, before the magistrate within 24 hours without any fail. That's why this is a very important section in the CRPC. And if a person is arrested, then he will have some rights. Like he has to inform to his family members, his parents, brother, sister, or some relations. He has to inform that so-and-so person is arrested and he is with us. These are very important things. And if he wants, he can avail the legal aid also. Accused can avail the legal aid also. And some documents, etc. What are the basis of charge?
how the offense was registered, that documents also he has to furnish to the accused. Thereafter, then the detention, magistrate will pass order normally for 15 days, maybe for police custody, maybe for judicial custody, depending on facts and situation. IO produces him before the court and court will pass detention orders. जी, अगर आपका भी कोई इस विषय से जुड़ा हुआ सवाल है तो आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ को फोन करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। सागर जी, संहिता के प्रावधानों के तहत अपराध का शमन यानी कि कंपाउंडिंग एंड ऑफेंस करने का क्या मतलब होता है? वक्ता मेन पर्पस ये है कि हार्डकोर क्रिमिनल्स को नॉर्मली जेल में रखने के लिए प्रोसीजर है जी, ये पर्पस भी ये है। लेकिन जो छोटा छोटा उल्टा सीधा काम करता है उन लोगों को जेल में उतना रखने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो उन लोगों को जेल में रखा है तो ये ऑर्डिनरी आदमी भी हार्डकोर क्रिमिनल्स के दोस्ती बना के फिर वो आदमी खराब हो जाएगा, एक चीज है। एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी आल्सो and also in the betterment also under section 320 of CRPC dealing with compounding of offences. Those are all very small offences. कोई गली में छोटा मोटा झगड़ा हो गया और सिंपल चीटिंग है और some business trademark issues है और defamation है और kind of minor criminal intimidation, ऐसा कुछ offences को classified कर दिया सेक्शन 320 ऑफ CRPC। वो offences है with the complainant they can compromise with the complainant and court can finish off that case without going for a trial and all the things. That is main purpose of compounding of offences. सागर जी, अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड को अगर प्रोसीजर के दौरान कोई रिकॉर्डिंग करनी है, कोई कन्फेशन देना है, स्टेटमेंट देना है, तो उसकी क्या प्रोसीजर होगी? This is very important section in CRPC, that is section 164 of CRPC that deals with confession of the statement. जी, कोई एक्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन में एडमिट कर दिया ऑफेंस को, एडमिट सिंस कर रहे तो फिर आईओ ने उनको मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। फिर मैजिस्ट्रेट ने उनको एज पर द लॉ उनको बताना पड़ेगा भाई ये आप स्टेटमेंट देने का कोई कंपलसरी नहीं है, आप फ्रीली वॉलंटरली दे सकता है तो हम रिकॉर्ड करेगा। फिर उस हिसाब से वो देने का तैयार होता है तो फिर वो रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट उनकी एडमिटिंग द गिल्टी। फिर उसका नीचे मैजिस्ट्रेट लिखेगा ये स्टेटमेंट वॉलंटरली दे दिया, कोई कोएशन नहीं है, फ्री वॉलंटरली दे दिया करके मैजिस्ट्रेट लिखेगा। ऐसा कन्फेशन स्टेटमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। जी, सीआरपीसी के तहत मौत पर जांच रिपोर्ट क्या होती है, इसके बारे में भी थोड़ा इसको तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलता है हम लोग ने। हाँ। इसको सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी डील करता है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट मीन्स प्राइमा फेसी, इट्स डेफिनेशन इज दिस, ये फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द आईओ ऑफ द सीन। जो क्राइम हुआ था उधर जाके आईओ की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट हैंड इंप्रेशन है उनकी। ये जैसा एग्जाम्पल कोई मर्डर हो गया, फिर हम लोग ने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस ने फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल इन्फॉर्म टू द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। जी, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने फिर ही विल आस्क हिम टू प्रोसीड टू द spot and IO has to go to the concerned spot and he will make a report observing the scene like उधर कोई incriminating articles है, मर्डर कैसा हुआ, क्राइम कैसा हुआ करके ये स्टेटमेंट एक्सेट्रा एक रिपोर्ट बना देगा, स्टेटमेंट में एक रिपोर्ट बना देगा। एंड उसी में मोस्ट इम्पोर्टेंटली उधर आसपास में कोई न्यूट्रल विटनेस है उनको लेके आना पड़ता है, उसकी सिग्नेचर लेना पड़ता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट में। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन द इंक्वेस्ट रिपोर्ट। मेन पर्पस से ये है कि इन द इन्वेस्टिगेशन में बात में एविडेंस को कोई उल्टा सीधा नहीं करना चाहिए पुलिस ने, इसी के लिए एक सेफ गार्ड है इन्वेस्टिगेशन में। दिस इज ए सेफ गार्ड प्रोसीजर
in the system. Yes. जी विद्यासागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।